Hello everyone, how is everyone doing? Is everyone okay? I hope everyone is doing fine. Okay, that's good. Good. Enjoy the weather, everything. Okay. हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन. आज हम पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन. हॉस्पिटल में क्या होगा, आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? आपने हॉस्पिटल ऑलमोस्ट सभी ने देखा है अपने पूरे लाइफ टाइम में, कभी ना कभी, एज इन लाइक बर्थ के बाद आपने हॉस्पिटल देखा होगा. बर्थ का तो आई डोंट थिंक आप लोगों को याद भी होगा या उसका कोई मेमोरी होगा आपके पास, इतना रीसेंट कुछ अगर देखा जाए तो. आप हॉस्पिटल देखो, जैसे हॉस्पिटल में मेमोरी क्या, आप लोग ने देखा ही होगा, जाते रहते होंगे किसी ना किसी काम से, अगर कुछ कलेक्शन करना है, कुछ देखना है उसके बेसिस पे. तो जो हमारा हॉस्पिटल होता है, एक हमारा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है. इंस्टीट्यूट क्या प्रोवाइड करेगा आपको? एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट आपको हेल्थ प्रोवाइड करेगा या हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा. अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है वहाँ पर ट्रीटमेंट होगा. और वो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलर कौन होंगे, वहाँ पर कौन होगा? स्पेशलाइज स्टाफ होगा जो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा. और वहीं पे किसके थ्रू प्रोवाइड करेगा? एक्यूपमेंट्स को, एक्यूपमेंट्स का यूज़ होगा. ठीक है, वहीं पे ये वही चीज़ है, आपको एक्यूट केयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे डायरेक्टली, कि आपको केयर देंगे पेशेंट को, अगर आप पेशेंट हैं तो. ठीक है, उससे क्या होता है, वहाँ पे एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अर्जेंट अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है कि पेशेंट को बेटर फील हो सके, वहाँ पर उसको रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप देखोगे WHO ने अपनी एक डेफिनेशन भी दी है इसके लिए. WHO कहता है, क्या कहता है हमारा? अ हॉस्पिटल इज अ रेजिडेंशियल एस्टैब्लिशमेंट विच प्रोवाइड्स अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशनल, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज फॉर सिक और इंजर्ड पीपल. हमारा हॉस्पिटल जो होता है एक रेजिडेंशियल प्लेस होता है, या आप बोल सकते हो उसको एक रेजिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है, जो एक पेशेंट को या सिक और इंजर्ड पेशेंट को या पीपल को एक शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है. मेडिकल केयर में क्या क्या होगा? मेडिकल केयर में ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशनली वो देखा जाएगा. डायग्नोस्टिक होगा, डायग्नोसिस होगा. थेराप्यूटिक होगा, वहाँ पेशेंट को थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलेगा. किसके थ्रू? ड्रग्स के थ्रू, डोजेज फॉर्म के थ्रू, हमारी जो डोज है. रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा. ठीक है, वहाँ हमारा हॉस्पिटल का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होगा. आपको ये डेफिनेशन एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए. आप इसको चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज़ आपको लर्न करना पड़ेगा इसको. ठीक है, बाय हार्ट कर लो तो बेटर है. पर्पस क्या है? आप हॉस्पिटल का सबसे पहला पर्पस जो है हमारा पेशेंट केयर के लिए होता है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल और सर्जिकल केयर डिलीवर करता है. एजुकेशन, हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर ट्रेन किए जाते हैं. जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स कहाँ ट्रेन होंगे? हॉस्पिटल में होंगे. डॉक्टर्स, नर्सेज, सब जो हैं, जैसे अलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिसमें हमारे फार्मासिस्ट भी आते हैं, उनको ट्रेनिंग भी जो दी जाती है वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल में दी जाती है. हॉस्पिटल में काम करके सीखते हैं, समझते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर वो पेशेंट केयर में आते हैं. ठीक है, एजुकेशन के बाद ही जाएगा. तो हमारा हॉस्पिटल एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है. फिर है हमारा रिसर्च. अब सोचो, आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है या नॉलेज में कुछ एडवांसमेंट लाना है. ऐसा नहीं है कि आप पहले भी कन्वेंशनल डोजेज सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है, और आज भी आप वही पढ़ रहे हो. नहीं, ट्रेडिशनल को छोड़ के लोग आगे बढ़े हैं. तो किस वजह से बढ़े? वहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च हुई होगी या मेडिकल रिसर्च हुई होगी, उसके बेसिस पे ही तो आपने कुछ एडवांसेस देखे या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लर्न की, आपको कुछ नया पता चला है. तो रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है. तो हमारा हॉस्पिटल एज इन रिसर्च में भी यूज़ किया जा सकता है. किया जा सकता नहीं, किया जाता है. पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ है, अगर आपको प्रमोट करना है, उसकी प्रमोशन करना है, हेल्थ प्रमोशन, तो वहाँ हॉस्पिटल यूज़ होगा. अब जैसे आपको हेल्थ प्रमोशन के टाइम पे, जैसे किसी को पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की जो सिंड्रोम्स होते हैं या डिजीज़ होती हैं, वहाँ क्या होता है, अगर उनको आप अवेयर नहीं कराओगे या हेल्थ प्रमोट नहीं करोगे तो उसमें पता नहीं चलेगा. जो लोकल नॉर्मल लोग हैं उनको नहीं पता चल पाता है. तो हेल्थ प्रमोशन होगा. किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से बचना कैसे है, प्रिवेंशन कैसे लेना है. फॉर एग्जाम्पल लाइक कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं. हमारा कोविड के टाइम पे ही आप देख लो, कोविड जब आया था तो किसी को पता था कैसे होने वाला है या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं. हमारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स या हेल्थ केयर्स ने ही एक लाइक प्रिवेंशन रिलीज़ किया था कि आपको इस तरीके से अपना इस पर्टिकुलर डिजीज़ से बचाव करना है, आपको प्रिकॉशंस लेने हैं.
लाइक 2 हैंड डिस्टेंस या 1 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करना है, साथ ही साथ आपको मास्क यूज़ करना है, अपने आप को सैनिटाइज करना है। ये सब चीज़ें हमारी डिजीज़ प्रिवेंशन में आ गई एक तरीके से। फिर हमारे बहुत सारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम चलते रहते हैं। उस आउटरीच प्रोग्राम में पता बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अवेयरनेस होता है, लाइक वो कम्युनिटी में जाकर प्रॉपर लाइक विलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम्स करते हैं जिनसे उनको पता चलता है। ये सब काम हमारा हॉस्पिटल टेक पार्ट करता है। अब आप देखो कि हमारा हॉस्पिटल भी एक क्लासिफिकेशन है, पर्टिकुलर क्लासिफाई होता है हमारा। एक तो सर्विस लेवल पे क्लासिफाई करेगा, ठीक है। सर्विस लेवल जो हमारी इंडिकेट करती है कि क्या क्या मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है या नहीं, स्पेशलिस्ट अवेलेबल है या सुपर स्पेशलिस्ट है या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। उसके बेसिस पे हमारे जो क्लासिफिकेशन होता है हॉस्पिटल्स का मेडिकल सर्विसेज पर हो जाता है। हमारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, देखो हर हॉस्पिटल्स में सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है उसमें, लाइक कुछ तो लैक्स से करोड़ तक चले जाते हैं, तो उसका खर्चा नहीं उठा पाते। तो एक मेडिकल इक्विपमेंट्स जितना ज़्यादा होगा उसका भी एक लाइक क्लासिफिकेशन कर दिया गया है कि यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ उसको हम ऐसे बोलेंगे, सेकेंडरी हॉस्पिटल बोलेंगे, या उसको हम लाइक टर्शरी बोलेंगे। फिर उसके बाद वहाँ एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, जो ट्रीटमेंट कर रहा है वो एक्सपर्ट प्रेजेंट होना चाहिए स्टाफ में, या स्पेशलिस्ट जो स्पेशलिटीज़ हैं स्टाफ की वो सब प्रेजेंट होनी चाहिए। वरना उससे फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपका स्पेशलिटीज़ या आप ये बोल सकते हो एक्सपर्ट नहीं है वहाँ पर प्रेजेंट, तो वी डोंट नीड दैट हॉस्पिटल फॉर व्हाट वी आर यूजिंग। हमें क्यों चाहिए, ठीक है। इसके बेसिस पे आप देख सकते हो स्टाफ के बेसिस पे। वहीं पे हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट भी इसी में इंक्लूड होते हैं, उनका बहुत रोल होता है। हमारे पेशेंट्स को बताएगा कौन, डोजिंग कैसे होगा, डोजेज क्या होगा, अगर कोई गलती हो जाए तो, एरर हो जाए प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में या कुछ ऐसा हो जाए तो कौन देखेगा? सारा काम हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ही थोड़ी देखेंगे, उसमें हमारे जो एलाइड हेल्थ केयर्स आते हैं फार्मासिस्ट वो सब भी देखेंगे। तो सबका अपना एक पर्टिकुलर रोल है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबका अपनी अपनी जगह एक प्रॉपर वर्क है, वो उसको फॉलो अप करेंगे। अब जैसे हमारा प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हॉस्पिटल्स की आप डेफिनेशन ऐसे दोगे, ये हमारे बेसिक लेवल के हॉस्पिटल हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। जैसे आप कह दो कि फर्स्ट लेवल या कम्युनिटी हॉस्पिटल्स जो होते हैं उन्हें हम प्राइमरी हॉस्पिटल्स बोलते हैं। अब यहाँ आप ना 3-4 चीज़ों के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे अपने हॉस्पिटल को, मतलब कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। जो हमारा 2-3 क्लासिफिकेशन है उसका डिफ्रेंशिएशन एक तो हम डेफिनेशन से करेंगे कि इसमें होता क्या है, प्राइमरी हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं, बेडिंग सिस्टम कितना होता है, और फार्मेसी प्रैक्टिस के बेसिस पर क्या डिफरेंस है इसमें। सर्विसेज में क्या होता है, ये हमारा प्रिवेंटिव सर्विस प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। आउट पेशेंट केयर दे सकता है, जो हमारी ओपीडीज होती हैं मोस्टली उसमें होगा। बेसिक इन पेशेंट केयर दे सकता है। बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए प्राइमरी हॉस्पिटल्स ठीक है, ठीक है। जैसे कि एडिशनल सर्विसेज आपकी हो जाएगा, मैटरनल केयर हो गया या चाइल्ड केयर है, वैक्सीनेशंस हैं या बेसिक सर्जिकल मेडिकल प्रोसीजर्स हैं। बेसिक एवरीथिंग इन प्राइमरी हॉस्पिटल्स कम्स थ्रू बेसिक नेसेसिटीज़ ही फुलफिल कर पाएगा, ठीक है। बेडिंग आप बेड्स के बेसिस पे, इसमें बहुत कम बेड होते हैं, लेस देन आप बोल सकते हो 100 बेड से भी कम होते हैं। और ये रीजन जो होता है, मतलब पर्टिकुलर प्लेसेस पे डिपेंड करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, डिफरेंट हो सकता है। लाइक ए प्लेस पर चांसेस है 80 बेड्स हैं, बी प्लेस पे मे बी चांसेस हो 70 हो, तो ये हमारा थोड़ा सा चेंजेस आप देख सकते हो। फार्मेसी प्रैक्टिस में जो फार्मासिस्ट होते हैं वो प्राइमरी हॉस्पिटल में डिस्पेंसिंग करते हैं मेडिकेशन का, उनका मेन फोकस जो होता है वो डिस्पेंसिंग पर होता है। और एक तरीके से वो मेडिकेशन काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि पेशेंट्स को कैसे दवाई लेनी है, क्या डोजिंग है, क्या फ्रीक्वेंसी है डोजिंग की, वो सब हमारे फार्मासिस्ट बताते हैं। और वो मेक श्योर करते हैं कि कंटिन्यूस सप्लाई होता रहे एसेंशियल ड्रग्स का, ठीक है। मेंटेन करते हैं सारी ड्रग्स को, एसेंशियली वो रहें, प्रॉपर मेंटेन रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस काम आता है, ठीक है, वहाँ फार्मासिस्ट हैं हमारे। फिर है हमारा सेकेंडरी हॉस्पिटल्स। सेकेंडरी हॉस्पिटल्स को हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी बोल सकते हैं,
ठीक है, या उनको हम प्रोविंशियल हॉस्पिटल्स बोल सकते हैं। ये हमारे प्राइमरी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में बड़े होते हैं और एक तरीके से अगर देखा जाए ये केपेबल होते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा सर्विस में या स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, अब उसमें हमारा सर्विस में क्या आता है, स्पेशलाइज्ड सर्विस जैसे इंटरनल मेडिसिन है, पीडियाट्रिक है, जनरल सर्जरी है, ऑब्स्टेट्रिक्स है, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पर थोड़ा बहुत ही था कि ओपीडी हो गई, डॉक्टर्स आके मीटअप किए और लाइक पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दिया, यही बेसिस था। यहाँ पे सर्विसेज के टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा आप देखोगे, इंटरनल, पीडिया, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक, और वहीं पे सपोर्ट सर्विसेज भी आती हैं साथ में। जो ये स्पेशलाइज्ड हो गया, और सपोर्ट सर्विसेज में हमारा आएगा लेबोरेटरी या लेबोरेटरी जो है हमारा, इमेजिंग है, फार्मेसी है, ये एक्स्ट्रा में अवेलेबल है या सपोर्ट करता है हमारे लाइक जो स्पेशलाइज्ड सर्विस है उसको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्टिंग होगी, कोई ब्लड टेस्ट कराएगा उसको लैब्स में भेजना पड़ेगा, वहीं पे कोई भी एक्सरे इमेजिंग कराएगा उसको इमेजिंग के लिए हमें वहाँ पे एमआरआई ये सब होना चाहिए एक्स्ट्रा, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। साथ ही हमारी फार्मेसी जो हमारी मेडिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। बेड्स आप देखोगे, बेड्स के बेसिस पे आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, कंपेयर करोगे तो 100 to 500 बेड्स होते हैं, इसमें सिर्फ 100 बेड्स होते हैं। और रीजनली अगर देखा जाए वहाँ भी थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस, यहाँ फार्मेसी प्रैक्टिस क्या करता है, वहाँ पे फार्मासिस्ट हमारा ड्रग मैनेजमेंट में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग मैनेजमेंट में। और साथ ही साथ ये किनके साथ वर्क करता है, ये मेडिकल स्टाफ के साथ काम करता है कि जहाँ पर ये मेक श्योर करता है कि ड्रग थेरेपी अप्रोप्रिएटली मिल पाए या अप्रोप्रिएटली डिलीवर हो पाए। उसमें हमारा क्या इन्वॉल्व होता है, एक तो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होती है और क्लिनिकल इंटरवेंशंस को मेक श्योर किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल हॉस्पिटल्स में हमारे फार्मासिस्ट एक प्रॉपर रोल प्ले करते हैं, ड्रग मैनेजमेंट के साथ साथ ड्रग थेरेपी भी इंश्योर करते हैं कि वो सही हो, मेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर काम करते हैं, और वहाँ पे ड्रग मॉनिटरिंग भी होती है। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है अगर फार्मेसी प्रैक्टिस में अगर आप देखोगे। सॉरी। फिर है हमारा टर्शरी हॉस्पिटल्स। टर्शरी हॉस्पिटल्स को रेफरल्स भी बोल सकते हैं या आप उनको टीचिंग हॉस्पिटल्स भी बोल सकते हो। टीचिंग हॉस्पिटल्स का काम क्या होता है, वो एक स्पेशलाइज्ड या सुपर स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। उनका काम क्या होता है, आप जैसे देखो एडवांस डायग्नोस्टिक सर्विसेज होंगी, उनकी थोड़ा एडवांस्ड इक्विपमेंट्स होंगे, एडवांस टेक्नोलॉजीज होंगी डायग्नोज करने के लिए, आईसीयूज होंगे, प्रॉपर आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट प्रोवाइड जो होता है वहाँ पे ना, हाईली स्पेशलाइज्ड, आप इसको एक तरीके से स्पेशलाइज्ड भी बोल सकते हो या मल्टी स्पेशलाइज्ड हो, बोलते हैं ना, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है ये। तो यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट हो गया या न्यूरोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, पर्टिकुलर ये होते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो रन करते हैं। तो इसके बेसिस पे ये थोड़ा सा हमारा हाई लेवल पर आ जाता है। बेड्स पे आप कंपेयर करो, यहाँ पे 500 से ज़्यादा बेड्स होते हैं, मैक्स टू मैक्स रीच आउट कर जाएगा 500। और देखो टर्शरी हॉस्पिटल्स जो अर्बन एरियाज़ में होते हैं या लार्ज पॉपुलेशन में होते हैं, वहाँ पे बेडिंग हमारी 500 से भी ऊपर चली जाती है। ठीक है, 1000 तक चली जाती है या इससे भी ऊपर चली जाती है, डिपेंड करता है कि जो हमारा अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बेसिस पे होता है। फार्मेसी प्रैक्टिस में हमारे जो फार्मासिस्ट का रोल होता है, यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड रोल भी प्ले करते हैं, जैसे कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो गए। क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है, वो बहुत सारे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम करता है, अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं लाइक डॉक्टर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके पेशेंट की केयर में हेल्प करता है, ऑप्टिमल करता है, एक लाइक मेंटेन करने की कोशिश करता है, जहाँ पे साथ ही साथ फार्मासिस्ट रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ एक तरीके से देखा जाए क्लिनिकल फार्मासिस्ट हमारा एडीआर मॉनिटरिंग को भी देखते हैं या ड्रग मॉनिटरिंग को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए करने के लिए। तो यहाँ पे टर्शरी हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट का स्पेशलाइज्ड रोल होता है। आप ये सब चलो ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। जिनको चार्ट से इजीली याद होता है, आप उसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो, तो आप ये पर्टिकुलर चार्ट याद कर सकते हो। इस चार्ट में प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं। प्राइमरी हॉस्पिटल्स हमारी बेसिक नीड्स देखते हैं, बेसिक केयर दे सकते हैं, कम्युनिटी फोकस्ड होते हैं, इनमें जो केयर जो दी जाती है वहाँ कम्युनिटी फोकस किया जाता है स्पेशली। वहीं सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हमारे डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंशियल्स बोल सकते हैं स्पेशलिस्ट के स्पेशलिटीज़ के साथ। वहीं टर्शरी हॉस्पिटल्स हमारे रेफरल या एडवांस स्पेशलाइजेशंस रखते हैं। वहीं आप सर्विसेज में देखोगे ये प्रिवेंटिव या आउट पेशेंट, बेसिक, इन पेशेंट रखते हैं।
ठीक है, या तो प्रिवेंटिव डिजीज़ प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे या बताएंगे वो हॉस्पिटल्स, आउट पेशेंट ओपीडीज़ देखेंगे, या बेसिक पे अगर यहाँ से आप डेफिनेशन में बेसिक है ना, तो सर्विसेज भी बहुत इनकी बेसिक होगी, लाइक मैटरनल में या वैक्सीनेशन में, चाइल्ड केयर में, बस इतना ही होगा। बेडिंग के बेसिस पे इनका जो बेड साइज़ होता है वो 100 लेस देन 100 होता है। वहीं हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस में लाइक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, डिस्पेंसिंग का और काउंसलिंग का, और जो इसेंशियल सप्लाई है उसको देखने का, बस फार्मासिस्ट का इतना रोल होता है प्राइमरी हॉस्पिटल्स में। जो हमारे सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है और सपोर्ट सर्विस होती है। सपोर्ट सर्विस में हमारी डायग्नोस्टिक टेक हो सकता है, लैब्स हो सकती हैं, इमेजिंग है वो हो सकती है। बेडिंग याद रखना, आप बेडिंग पर थोड़ा ध्यान देना, 100-500 बेड्स होते हैं मैक्स, इनके बीच में ही जाता है, लाइक 100 to 500 बेड्स होंगे, हो सकते हैं, लेस देन 500, मोर देन 100 ऐसा होगा, ठीक है। ड्रग मैनेजमेंट करेंगे फार्मासिस्ट जो है हमारे, ड्रग मैनेजमेंट देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग देख सकते हैं वहाँ पे, और इंटरवेंशंस देखेंगे। टर्शरी हॉस्पिटल्स में ये रेफरल या स्पेशलाइज्ड होते हैं, थोड़े से एडवांस्ड होते हैं हमारे टर्शरी, तो वहाँ पे ना आईसीयू इंटेंसिव केयर देख सकते हो, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी ना, लाइक स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट में कार्डियो, न्यूरो, ऑनको, ये सब हो सकते हैं वहाँ पर प्रेजेंट, ये एक्स्ट्रा इंक्लूडेड होते हैं स्पेशलाइज्ड में। हमने यहाँ पढ़ा था ना, स्पेशलाइजेशन होता है टर्शरी में, मोर देन 500 बेड होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर स्पेस पे है या किस पर्टिकुलर जगह पर है, ठीक है। वहीं पर स्पेशलाइज्ड रोल होता है, रिसर्च या ट्रायल्स के बेसिस वो कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिसर्च में भी, ट्रायल्स में। स्पेशलाइज्ड रोल होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की तरह, वो किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन जो होता है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल बेसिस पर होता है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में जनरल हॉस्पिटल्स आते हैं, स्पेशलिटी हॉस्पिटल आते हैं और टीचिंग हॉस्पिटल्स आते हैं। वही नॉन क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में हमारे ओनरशिप आती है, ओनरशिप एंड कंट्रोल, साइज एंड कैपेसिटी, एक्रेडिटेशन एंड स्टैंडर्ड्स। अब इसको हम देखेंगे कि क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में अगर जनरल हॉस्पिटल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं हमें वाइड रेंज की सर्विस, जिससे कि लाइक बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस हैं उनके लिए, ठीक है। मेडिकल भी होगा और सर्जिकल केयर भी प्रोवाइड करेंगे, और सभी एजेस और जेंडर्स के पेशेंट्स को ये सर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक ये पीडिया को ही सर्व करेंगे या फिर जीरियाट्रिक पॉपुलेशन को ही सर्व करेंगे, मेल को करेंगे या फीमेल को, नहीं, उसका बेसिस सबको सर्व करना है और वाइड रेंज सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में आप देखोगे स्पेसिफिक हेल्थ एरिया को, लाइक स्पेसिफिक एरिया जो है हमारी हेल्थ केयर का, वहाँ फोकस किया जाएगा। लाइक आप फॉर एग्जांपल मान लो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है तो पीडियाट्रिक केयर के लिए है, ठीक है। बेबी हॉस्पिटल्स आप एक तरीके से मानो। ऑन्कोलॉजी सर्विस है जहाँ पर कैंसर, बायोप्सी और ये सब चीज़ें थोड़ा देखा जाता है। साइकाइट्रिस्ट है जहाँ मेंटल हेल्थ सर्विस है किसी को, वो प्रोवाइड किया जाता है। रिहैबिलिटेशन में लाइक पोस्ट एक्यूट केयर या कोई थेरेपी देना है तब वहाँ पर भेजा जाएगा, ठीक है। ये हमारे सारे स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में आते हैं। अब टीचिंग हॉस्पिटल्स जो होते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स ना मेडिकल स्कूल के साथ रन होते हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटीज़ के साथ रन होते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपके लाइक एक तरीके से ट्रेनिंग होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी चलती रहती है, और वो टीचिंग हॉस्पिटल्स कहलाए जाते हैं। प्रोवाइड करते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, क्लिनिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर ना उनको एंगेज किया जाता है मेडिकल रिसर्च में और इनोवेशन के लिए, कि आप नया इनोवेशन मतलब हेल्प करो, वहाँ पर कोशिश करो कुछ ऐसी मेडिकल रिसर्च हो, एडवांस हो सके मेडिकली हम लोग, ठीक है। नॉन क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में पहला आता है हमारा ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब ओनरशिप और कंट्रोल के ना आप देखोगे पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं जो हमारी सिर्फ गवर्नमेंट ओन करती है और ऑपरेट भी हमारी गवर्नमेंट करती है, और सारा जो सर्विस प्रोवाइड होगा वो सोसाइटी के लिए होगा, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये हमारे कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल होल्ड कर सकता है, कि एक पर्सन हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल का, या फिर एक प्रॉपर ग्रुप होता है, जैसे बिजनेस पार्टनर्स हो गए वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, या कोई ऐसी एक कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन क्या कर रही है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल को रन कर रही है, जहाँ पर ये प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट के भी बेसिस पर चलते हैं। जैसे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, आप कुछ भी देखोगे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। फिर आते हैं हमारे नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स, वो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रन करती हैं। मतलब वो ना ये नहीं सोचते कि हमें यहाँ से कुछ प्रॉफिट अर्न करना है या हमें कुछ यहाँ से अर्न करना है, वो सिर्फ एज अ कम्युनिटी को सर्व करने के लिए करते हैं,
वो हॉस्पिटल्स को रन, एज इन लाइक आप टाटा मेमोरियल है या बहुत सारे हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, आई डोंट नो मच ऑफ देम, बट स्टिल बहुत सारे आपने चैरिटी बेसिस पे या कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए वो नॉन प्रॉफिटेबल हॉस्पिटल्स रन किए जाते हैं, ठीक है। साइज और कैपेसिटी के बेसिस पे अगर देखें, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है, 3 साइजेस होते हैं। स्मॉल हॉस्पिटल में लिमिटेड बेड्स और सर्विसेज होंगी, वहीं पे मॉडरेट कैपेसिटी और ब्रॉडर रेंज सर्विस होगी, ठीक है। एक मॉडरेट अमाउंट में या मॉडरेट कैपेसिटी में सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। लार्ज हॉस्पिटल में एक्सटेंसिव फैसिलिटीज़ होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज होंगी। आप देखो जहाँ पर जितना ज़्यादा सर्विस होगा वहाँ का प्राइस रेट भी उतना होगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। एक्रीडेशन स्टैंडर्ड्स, जो हॉस्पिटल्स होते हैं कुछ हमारी नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक्रीडेटेड होते हैं, जैसे कि जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल हो गया या फिर फॉर एग्जांपल NABH हो गया, ठीक है, ये तो आपने सबने सुना ही होगा आई गेस। तो उनसे ना एक्रीडेटेड रहते हैं हॉस्पिटल्स हमारे, कुछ पर्टिकुलर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो क्या करते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि स्पेसिफिक जो आपके स्टैंडर्ड है उनकी एक प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन हो और वो सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। वो हमारे स्टैंडर्ड्स एक्रीडेशन इंश्योर करते हैं, एडहेरेंस टू स्पेसिफिक क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारा जो हॉस्पिटल होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है हॉस्पिटल का। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है हॉस्पिटल का, वहाँ हायरार्की होती है, मतलब जैसे टॉप से स्टार्ट होके फिर फंक्शनल डिविजन्स तक आएगा, वहाँ लाइक फैसिलिटेटिंग एफिशिएंट या इफेक्टिव हेल्थ केयर डिलीवरी कैसे जा रही है, किस किस प्रोसेस, लाइक क्या क्या, या आप ये सोच सकते हो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं पर्टिकुलरली जो वर्क कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारा एक हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या ट्रस्टीज़ होते हैं, जैसे जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी होती है जो हॉस्पिटल्स का ऑपरेशन लाइक देखभाल करती है, वहाँ पे हमारे बोर्ड्स एंड डायरेक्टर्स आ जाते हैं या ट्रस्टीज़ आ जाते हैं। फार्मेसी के परस्पेक्टिव में अगर देखो, मेजर डिसीजन जो इम्पेक्ट करता है फार्मेसी सर्विस पे फंडिंग से है, ठीक है, या न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से, उसके लिए हमें बोर्ड का अप्रूवल रिक्वायर होता है। विदाउट बोर्ड अप्रूवल आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वही हायरार्की में सबसे टॉप पर है। फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आता है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आपने ये सब देखे होंगे, सब डिपार्टमेंट्स के अपने अपने चीफ होते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, जो क्या होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा जो CFO है फाइनेंशियल, वो हॉस्पिटल के फाइनेंसेस मैनेज करता है या फार्मेसी बजट को देखता है, वो सब इंक्लूडेड होता है हॉस्पिटल के फाइनेंसेस में, हमारा फार्मेसी बजट भी। साथ ही साथ जो हमारा CMO होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, वो ये देखता है कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड मैच कर पा रहा है या नहीं, ठीक है, क्लिनिकल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखता है। नर्सिंग स्टाफ को मैनेजमेंट करने के लिए या लीड करने के लिए वहाँ पे एक नर्सिंग डिपार्टमेंट को एक चीफ नर्सिंग ऑफिसर होती है या होता है, डिपेंड करता है, डजेंट मैटर इट्स अ मेल और फीमेल, ठीक है। चीफ फार्मेसी ऑफिसर होता है या होती है, इफ़ अवेलेबल दिस रोल फोकसेस ऑन ओवरसीइंग फार्मेसी सर्विसेज। आप इनके बेसिस पे ये लगा सकते हो जो पर्टिकुलर चीफ्स हैं ये अपने डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते हैं। सब डिपार्टमेंट को एक इंसान नहीं देख सकता, तो वहाँ पे अलग अलग चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाए गए हैं। क्लिनिकल डिपार्टमेंट में क्या होता है, ये डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है स्पेशलिटी के लिए, या जो स्पेशलिटी होते हैं वो इस डिपार्टमेंट को चलाते हैं। जैसे कोई सर्जरी है, सर्जरी डिपार्टमेंट रन करेगा, या इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट रन करेगा, पीडिया रन कर सकता है, ऑब्स्टेट्रिक्स रन कर सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अपना एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कोई भी स्पेशलिटी रन कर सकती है। फार्मासिस्ट जो होते हैं वो इनके साथ कोलैबोरेट करके हम काम करते हैं, साथ ही मैनेज करते हैं मेडिकेशन थेरेपीज़ को, कि वो स्पेसिफिक टू ईच स्पेशलिटी, ठीक है, अपने स्पेशलिटी के बेसिस पर वो कोलैबोरेट करके काम करते हैं। वहीं हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट आता है, ठीक है, ये अपनी बात आ गई है, बात वो सारी अपनी है, हमें सब पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल रन कैसे होता है। इफ़ यू वांट टू रन अ हॉस्पिटल टुमारो, कल आपको अगर हॉस्पिटल रन करना पड़ा तो पता होना चाहिए ना ये सब, और जनरल नॉलेज के लिए भी। आप इन सब चीज़ों को पढ़ो ऐसे कि आप इनको प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली देखने से इजीली पता चल जाता है। डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी क्या करता है, वो फार्मेसी ऑपरेशन पॉलिसी डेवलपमेंट में है, लाइक टेक पार्ट करता है, वो लीड होता है, ठीक है, वही सब चीज़ें देखेगा, फार्मेसी ऑपरेशंस, पॉलिसी डेवलपमेंट। वहीं हमारा जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो क्लिनिकल टीम्स के साथ करता है, जो क्या करेगा, पेशेंट काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा, थेरेपी मैनेज करेगा, वो सब हमारे क्लिनिकल
फार्मासिस्ट का काम होता है। फिर आते हैं हमारे फार्मेसी टेक्नीशियंस। फार्मेसी टेक्नीशियंस क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे फार्मासिस्ट को, फार्मासिस्ट सपोर्ट करेंगे। फिर वहाँ क्या होगा, डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग एंड इन्वेंटरी टास्क, वहाँ पे वो ये सारे टास्क मैनेज करते हैं हमारे जो फार्मेसी टेक्नीशियंस होते हैं, टेक होते हैं। फिर स्पेशलाइज्ड एरिया आता है, ठीक है, जैसे हमारे लार्जर हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें वहाँ पे न्यूक्लियर फार्मेसी होती है, ठीक है, न्यूक्लियर फार्मेसी है या फिर हमारा आईवी कंपाउंडिंग है या एम्बुलेटरी केयर है, वहाँ पे हमारे फार्मेसी में स्पेशलाइज्ड एरिया आ जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर फार्मेसी समझ गए ना। देखो ये ऐसा स्पेशलिटी एरिया होता है जहाँ पे लाइक फार्मेसी में लाइक प्रिपेयर किया जाता है रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल को प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए, न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज़ करने के लिए, ठीक है। ऐसे आप न्यूक्लियर फार्मेसी को देख सकते हो या उसको समझ सकते हो। सपोर्ट और एंसिलरी सर्विसेज में क्या होता है, इस डिपार्टमेंट में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, लेबोरेटरी डिपार्टमेंट, न्यूट्रिशन या फिजिकल थेरेपी, बहुत सारे इसमें सपोर्ट में आ जाते हैं। जैसे फार्मेसी इसमें क्या करता है, फार्मासिस्ट कोऑर्डिनेट करेंगे इन डिपार्टमेंट के साथ, स्पेशली जो है मेडिकेशन रिलेटेड प्रोसीजर जो होगा वहाँ पे फार्मासिस्ट साथ में कोलैबोरेशन करेंगे। नॉन क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हमारा एचआर है, फाइनेंस, आईटी है, मार्केटिंग है, ये सारे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा। वहाँ पे सिर्फ फार्मेसी इंट्रैक्शन क्या होगा, हायरिंग प्रोसेस या फाइनेंस मैनेजमेंट या कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो सिर्फ वहाँ पर इतना सा काम होता है हमारे फार्मेसी का। वहाँ क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी डिपार्टमेंट में क्या होता है, वहाँ पे उनका रोल होता है कि पेशेंट केयर मीट्स स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। वो मेक श्योर करते हैं हमारा जो पेशेंट केयर है उसका स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। वहीं पे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पेशेंट केयर के टाइम पे कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फार्मेसी इन्वॉल्वमेंट में इसमें हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो मेडिकेशन सेफ्टी में इन्वॉल्व होते हैं, एडीआर मॉनिटरिंग में इन्वॉल्व रहते हैं और एरर प्रिवेंशन में भी टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ क्वालिटी पेशेंट सेफ्टी डिपार्टमेंट में इतना सब कुछ होता है। रिसर्च और डेवलपमेंट में हमारा जैसे टीचिंग आ गया, फाउंड इन टीचिंग और रिसर्च हॉस्पिटल्स में फोकस करते हैं क्लिनिकल रिसर्च पर, क्लिनिकल रिसर्च पर फोकस करेंगे। वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, वो ड्रग रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं मेडिकेशन के आउटकम्स को, ठीक है, एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, और बहुत सारे होते हैं वहाँ पर टेक पार्ट कर सकते हैं। मेडिकल स्टाफ होता है और उनके फंक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन हो, जैसे फिजिशियन, नर्सिंग, एलाइड, सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन सब का अपना अपना एक रोल है, फंक्शन है, स्पेशलाइजेशन कह सकते हो। अब जैसे हमारे फिजिशियंस एंड सर्जन्स आते हैं, आप सोचो जैसे डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हो गए, उनका रोल क्या है, डायग्नोज करना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, पेशेंट की कंडीशन के बेसिस पे उनका ट्रीटमेंट प्लान बनाना। डायग्नोज करके ही तो प्लान बनाया जाएगा, उसको पहले डायग्नोज करना पड़ेगा पेशेंट को क्या क्या डिजीज़ है, क्या सिम्टम्स हैं, उसके बेसिस पे फिर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाएगा कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होगा। स्पेशलाइजेशन जो होता है इसमें हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो प्राइमरी केयर प्रोवाइड करते हैं। स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिक फील्ड में होते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी में या न्यूरोलॉजी में वो प्रॉपर स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट होते हैं, वो वहाँ काम करते हैं। हमारे सर्जन्स होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स हैं, या फिर न्यूरोलॉजी में जो हमारे न्यूरो स्पाइन सर्जन्स हो गए, डिपेंड करता है अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड के बेसिस पर। सर्जन्स जो हैं वो स्पेसिफिक अगर देखा जाए उनका परफॉर्म क्या होता है, सर्जिकल इंटरवेंशंस करते हैं, ठीक है। उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रोल्स तो हमने पढ़ लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायग्नोस्टिक टेस्ट को ऑर्डर करके इंटरप्रेट करेंगे, मतलब पहले उनको ऑर्डर करेंगे कि ये आपको लाइक एज इन डायग्नोसिस के लिए एक्सरे की ज़रूरत है या एमआरआई की ज़रूरत है। फिर जो रिपोर्ट्स आएंगी उसको इंटरप्रेट करेंगे, पेशेंट को समझाएंगे, प्रेस्क्राइब करेंगे मेडिसिन, वहीं पर मॉनिटर करेंगे पेशेंट की प्रोग्रेस को। ये सारा काम हमारे फिजिशियंस और सर्जन्स देखते हैं। फिर है हमारा नर्सिंग स्टाफ इज़ रियली नेसेसरी, ठीक है। हमारी जो रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं वो डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना, पेशेंट को एजुकेट करना या पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करना या उनको बताना, थोड़ा इंट्रैक्शन जो है वो हमारा सब कुछ नर्सिंग स्टाफ देखता है। और जो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज होती हैं वो असिस्ट करती हैं आरएनस को और प्रोवाइड करती हैं बेसिक केयर, ठीक है। जो हमारी लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज हैं वो किनको असिस्ट करेंगी, आरएनस को, और प्रोवाइड करेंगी बेसिक केयर, ठीक है। एडवांस प्रैक्टिस नर्सेज में हमारी आ जाती हैं नर्स प्रैक्टिशनर, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं,
मतलब जो डायग्नोसिस के लिए एग्ज़ाम ज़रूरी है, ठीक है, ट्रीट कंडीशंस, वहाँ पर ये हमारी एडवांस प्रैक्टिस नर्सेज में आ जाता है। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट जो होती हैं वो एक्सपर्टीज़ होती हैं, लाइक वो एक्सपर्ट होती हैं एक स्पेशलाइज्ड एरिया में और इम्प्लीमेंट करती हैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब वहाँ पर वो हेल्पफुल होती हैं, साथ ही साथ वो कोलैबोरेट करती हैं फिजिशियंस के साथ या फिर सर्जन्स के साथ, ठीक है। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स में हमारा फार्मासिस्ट आते हैं, हम फार्मासिस्ट अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स में आते हैं जो डिस्पेंस करते हैं मेडिकेशन, पेशेंट काउंसलिंग करते हैं ड्रग थेरेपी के बेसिस में। थेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, थेरेपिस्ट में जो फिजिकल थेरेपिस्ट होता है वो रिस्टोर करता है मोबिलिटी और फंक्शन, इसमें हमारे आ सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, हाँ। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे जो डेली लिविंग स्किल्स इंप्रूव कराएंगे। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं जो ब्रीदिंग डिसऑर्डर को मैनेज कराने में आपकी हेल्प करेंगे। फिर आते हैं हमारे टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियंस, जैसे कि रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस आते हैं जो इमेजिंग प्रोसीजर करते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं जो लैब टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे आ जाते हैं। रेडियोलॉजिस्ट का कोर्स होता है लेबोरेटरी में, BMLT आई गेस दैट्स द कोर्स। फिर वहीं पे हमारे सपोर्टिंग स्टाफ आ जाता है। सपोर्टिंग में डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट आ जाते हैं जो डाइट, थेरेप्यूटिक डाइट प्लान करते हैं और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग भी देते हैं। सोशल वर्कर्स हैं जो साइको सोशल नीड्स होती हैं उनको एड्रेस करते हैं, पेशेंट से कनेक्ट करते हैं कि पेशेंट को रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सकें, ठीक है। फिर केस मैनेजर्स हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं पेशेंट केयर प्लान को कि जिससे ऑप्टिमाइज कर सकें किसको, रिसोर्स यूज़ को, ठीक है। अब हमारे आते हैं चैपलिनसी सर्विस जो स्पिरिचुअल सपोर्ट ऑफर करते हैं, ठीक है, जैसे चैपल होते हैं उस तरीके से एक सर्विस होती है, वहाँ पे स्पिरिचुअल सपोर्ट या फिर एक तरीके से गॉड सपोर्ट मतलब बताने और उसको हेल्पफुल होता है वहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई इतना कुछ होता है हॉस्पिटल में तो हम बस जाते हैं, देखते हैं डॉक्टर्स और नर्सेज, ये सब इनके साथ साथ ये लोग भी काम करते हैं। हाँ, इतना सब कुछ होता है, बहुत सारे लोग होते हैं प्रेजेंट। फिर आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लर्कल स्टफ, ये स्टफ नहीं स्टाफ होता है, सॉरी, क्लरिकल स्टाफ होता है। वो क्या करता है, मेडिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो पर्सनल के मेंटेन करता है, पेशेंट का रिकॉर्ड्स, डेटा जैसे रिकॉर्ड है या रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, डेटा प्राइवेसी इंश्योर करता है, वो सब सारे यहाँ पे होता है। हमारे पर्टिकुलर पर्सनल्स होते हैं। बिलिंग कोडिंग स्पेशलिस्ट अलग होते हैं जो बिलिंग का काम करते हैं, पैसा लेना देना जो बिल्स बनाते हैं। इंश्योरेंस क्लेम अलग होता है, इंश्योरेंस क्लेम के लिए अलग लोग बैठे होते हैं। इनके सबके अपने अपने स्टाफ होते हैं। ये अलग अलग से लाइक 2-3 लोग यहाँ बैठे होते हैं, 4 लोग यहाँ बैठे होंगे, 2 लोग यहाँ, 2-2 करके कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएंगे। रिसेप्शनिस्ट और शेड्यूलर्स होते हैं जो अपॉइंटमेंट और फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन एज इन अदर स्टाफ मेंबर से या फिजिशियंस से, ठीक है। हमारे मेडिकल स्टाफ का फंक्शन क्या है, करता क्या है, देखो मेडिकल स्टाफ का जो फंक्शन होता है वो पेशेंट केयर प्रोवाइड करना, हाई क्वालिटी केयर डिलीवर करना, पेशेंट की सेफ्टी और कंफर्ट देखना, ठीक है। एजुकेट करना पेशेंट को हेल्थ कंडीशंस, ट्रीटमेंट या हेल्थ प्रमोशन के लिए। कोलैबोरेशन में इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स के साथ वर्क करते हैं, वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन होती है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में एंगेज होता है, वहाँ पे मेडिकल स्टाफ भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है अपना, और इम्प्लीमेंट करता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो वो डेली लाइफ में या ट्रेनिंग के टाइम पे देखते हैं, वो सब चीज़ें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। क्वालिटी इंप्रूवमेंट में इनिशिएट करते हैं कि जिससे कि जो केयर डिलीवर हो रही है वो इम्प्रूव हो पाए, मॉनिटर करते हैं आउटकम्स को, ठीक है।